नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज रूबरू में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसा अलमनाक तस्करा है, ऐसे वाक़यात हैं जिनके बारे में पढ़कर, जिन्हें देखकर हर दर्दमंद दिल और हर दर्दमंद आँख भर आती है। कराची की सड़कों पर दौड़ते हुए देव हैकल कंटेनर्स, अगर इन्हें कहा जाए कि ये खुली मौत हैं तो बेजाना होगा। बेशुमार वाक़यात हैं इन कंटेनर्स के गिरने से। चलते हुए राहगीरों पर, गाड़ियों पर ये कंटेनर्स गिरते हैं, कीमती इंसानी जानों का अतलाफ होता है और उसके पीछे फिर एक लंबी कहानी होती है, दर्द की कहानी। जो मुतासिरीन होते हैं, वालिदैन होते हैं, अहल खाना होते हैं, उनकी बाकी ज़िंदगी इसी दर्द और कर्ब में गुजरती है। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अर्ज़ मोहम्मद साहब और डॉक्टर मेहरुन्निसा साहिबा। इनकी लख्त जिगर, इनकी साहबजादी, उनके शौहर और उनके 2 बच्चे, एक हादसा हुआ एक कंटेनर का, उसमें उनकी कीमती जानें ज़ाया हुई। उन दिनों ये दोनों पाकिस्तान से बाहर थी। ये सदमा इतना जानलेवा था कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान भी ना आ सके। एक शौक की कैफियत है। सालों गुजर गए इस वाक़े को, आज भी हमें नज़र आता है कि वो शौक में हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, मालूम करेंगे कि क्या इनकी कैफियत है और वो क्या महसूस करते हैं। अर्ज़ मोहम्मद साहब, डॉक्टर मेहरुन्निसा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। ये ऐसा सदमा है अर्ज़ मोहम्मद साहब कि ज़ाहिर है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। जो इसकी फीलिंग है वो माँ बाप महसूस कर सकते हैं। आप हमें मुख्तसरन ये बताइएगा कि किस तरह ये वाक़या पेश आया और क्या हुआ वक़ूए वाले रोज़। देखिए जी, मैं तो वहाँ अपने ऑफिस में था बैठा हुआ, तो एक कॉल मुझे आई। इनके जो हमारे दामाद थे आदम खान जी, जो कि MBA भी थे अमेरिका से और यहाँ पे अपना कारोबार भी कर रहे थे और ज़मींदार भी, बहुत बड़े ज़मींदार भी थे। उनके भांजे ने फ़ोन किया कि भाई ये मेरे अंकल का, आदम का एक्सीडेंट हुआ है जी। तो हम तो ये समझे जी कि एक्सीडेंट हुआ है तो ठीक है, हो जाता है कभी कभी, कहीं लग गए होंगे कहीं इधर उधर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ। मैंने जब फ़ोन पे उनसे कराची बात की तो फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया, किसी और बंदे ने उठाया और मैंने कहा जी वो आदम खान को दें। बोला जी उनकी तो डेथ हो गई। अच्छा, ओहो। मैंने कहा फिर हमारी जो बेटी है डॉक्टर अस्मा, उनको फ़ोन दे दें। तो कहती उनकी भी डेथ हो गई। मैंने कहा उनके 2 बच्चे, बोलो उनकी भी डेथ हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी जो सिचुएशन हुई होगी, मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा ये परेशान तो क्या, आई वाज अंडर शॉक। बस फिर सिचुएशन तो ऐसे डेवलप हुई कि हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। और फिर इनका जो को ले गए यहाँ से, इनके गांव जनाजा गया। इतने लोग थे जिसकी इंतहा नहीं है, लेकिन बहरहाल हम एज ए फादर एंड मदर हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सके क्योंकि वो अंडर शॉक, हम लोग नहीं जा सके वहाँ पे। और बिल्कुल कई लोगों ने फिर ये कहा भाई क्यों नहीं आए। भाई वो तो अब हमें पता है कि हमारी मेंटल स्टेट क्या होगी उस वक्त, जो कि हम ट्रैवल भी कर सके। चले जाएं तो। जी हाँ। तो डॉक्टर मेहरुन्निसा साहिबा, आप बताइएगा, जब आपको इत्तला मिली आपकी साहबजादी की, सबसे बड़ी आपकी साहबजादी थी, 23 जुलाई 2009 को ये वाक़या हुआ और आज इतना वक्त बीत गया, क्या कैफियत क्या है, आप क्या महसूस करती हैं? मुझे ऐसा ही लगता है जैसे अभी कल का वाक़या है। मैं अभी तक उसी जगह पर हूँ, उसी मेंटल शॉक में, अभी तक बाहर नहीं निकल सकी। सही। उसके बाद मुझे पता नहीं कितनी बीमारियाँ हुई हैं, मैं किसी को अंदाज़ा नहीं है इस बात का। कोई कर भी नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हालत है, सोच भी नहीं सकता है कोई। बज़ाहिर एक वाक़या हुआ, एक गिरा, लेकिन इसके पीछे इसके जो असरात हैं वो कितने हैं कि बीमारियां लग गई, दुनिया उजड़ गई। कुछ बताइएगा जो डॉक्टर साहिबा ने, जो इस हादसे में जिनकी जान गई, आपकी साहबजादी क्या होती, कौन से नंबर पे थी, कुछ फैमिली के बारे में? सबसे बड़ी बेटी थी, बहुत केयरिंग थी, बहुत ख्याल रखने वाली बेटी थी, हमारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। हम उसके साथ बहुत, सबसे ज़्यादा उसी से अटैच थे। बच्चे तो सब प्यारे होते हैं लेकिन कुछ बच्चों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो तालीमी मैदान में कैसी थी वो? बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत ही, हमेशा फर्स्ट या सेकेंड आती थी। तो इस बात का भी आपको बड़ा अफसोस? और वो अबू धाबी में 5 साल उसने काम किया था। अच्छा। हमारे साथ ही वहाँ पे होती थी। और दोबारा फिर जब वो
पाकिस्तान आई हैं दोबारा, फिर वो इंटरव्यू दे के आई थी, उसमें सिलेक्शन हो गई थी उसकी। जिस दिन डेथ हुई उसके दूसरे दिन हॉस्पिटल से कॉल आई थी कि उसको रख लिया गया, उसको कहें कि आके ज्वाइन कर ले। तो ये सदमा भी बड़ा आपके लिए जानलेवा हुआ कि आप जो है उनकी जो रसूमात थी, तस्वीर जो थी, उसमें शरीक नहीं हो सके क्योंकि आप इस काबिल नहीं थे, आप शौक के हालत में। हमारी वहाँ दूसरी बेटी थी, वो और मेरे दामाद, उसी वक्त उन्होंने टिकट बुक करवाए सबके, वो लोग आ गए, लेकिन हमने कहा कि हम नहीं जा सकते। हम उस वक्त 4 लाशों को जाके देखें, हमारे बस की बात नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। और मोहम्मद साहब, आपके साथ इतना बड़ा सानिया हुआ, आपकी दुनिया उजड़ गई, तो कोई कंपनसेशन किसी तरफ से, माली कंपनसेशन ना सही, कोई मोरली कोई कंपनसेट करने की कोशिश की गई हो आपको, किसी तरफ से किसी ने कोई पुरसा दिया हो, किसी ने कोई ताज़ियत की हो सरकार की तरफ से, तो इस बारे में कुछ बताइए। सरकार की तरफ से तो हम तो वहीं थे, और लेकिन दोस्त यार आए काफ़ी। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ सारी दुनिया में यानी फैली गई थी, और कहीं कहीं से हमें फ़ोन आते रहे, लेकिन ये जैसे आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पता नहीं क्या करती और नहीं कर सकती, तो दे शुड एक्चुअली, ये जो कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि ऐसे हादसा जो हो जाते हैं उसमें अगर देखा जाए तो बेसिकली गवर्नमेंट ही की फॉल्ट होती है, जो कि अपना प्रॉपर जो होना चाहिए सिस्टम को चलाना, या गाड़ियों की चेकिंग होती है, या कुछ और सिस्टम्स होते हैं जिससे कि ऐसी बेकार और गाड़ियां जो हैं उनको नहीं चलना चाहिए, जो कि मौत वाक़या करा देती है इंसान का। तो ये तो होना चाहिए कुछ न कुछ, ऐसे थोड़ी है कि आप बस वो करते ही जाएं और जनाब लोग रस्तों पे मरते जाएं। नो वे, इसकी कोई न कोई होनी चाहिए। अब ज़बानी कंपनसेशन से भी काम नहीं चलता, कौन करता आके कंपनसेट, या कौन आके हमसे जो ये इस तरह के कंटेनर तो ऐसा लगता है जैसे कि मौत के अजदहे घूम रहे हो शहर में। जो सेफ्टी के इंतजाम हैं इसमें सेफ्टी बिल्कुल होनी चाहिए। और मोहम्मद साहब, आपकी जो साहबजादी थी वो मुख्तलिफ अस्पतालों में उन्होंने काम किया, अच्छी तालीमी कारकर्दगी थी। एक हमें ये भी इत्तला मिली थी कि जब उनकी वफ़ात हो गई, इंतकाल हो गया हादसे में, तो जो अबू जहबी का सबसे बड़ा अस्पताल है, कॉर्निश अस्पताल, वहाँ से किसी किस्म की कोई कॉल आई थी, वो क्या सिलसिला था, वो हमें बताइएगा। जी, वो हम तो हैरान हो गए कि वहाँ से कॉर्निश हॉस्पिटल, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी है और नंबर 1 है इसमें, तो उन्होंने कॉल की, तो क्योंकि वहाँ पे काम कर चुकी थी 5 साल पहले ना, तो मैंने समझा शायद इनको फोन ला के दी कि कंडोलेंस कर रहे हैं, कोई डॉक्टर अस्मा का पूछ रहे हैं, आप बात कर लें। जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा डॉक्टर अस्मा का ईमेल नंबर दे दें, टेलीफोन नंबर दे दें। हमने उसको मतलब वो इंटरव्यू दे के गई, सिलेक्ट कर लिया है, तो हम उसको लेटर भेजे और उससे बात कर लें। फिर मैंने उनको बताया। ये भी बड़ा दर्दनाक लम्हा होगा जब आपने तो अज़म साहब, हमें आप ये बताइए कि ये जो वाक़या इतना बड़ा हुआ, ज़ाहिर है आप इतने अरसे से आप देख रहे हैं तमाम वाक़यात, तो जो और लोग हैं, और भी बहुत सारी अस्मा हैं, डॉक्टर अस्मा हैं, और भी बच्चे ऐसे बहुत सारे हैं जो उसके बाद कंटिन्यू ये सिलसिला जारी है, कीमती इंसानी जाने तल्फ होने का, कंटेनर इसी तरीके से गिर रहे हैं, गाड़ियों पर गिर रहे हैं। तो आपके जहन में कोई तजावीज़ हो कि इसको किस तरह रोका जाए, सेफ्टी को किस तरह बेहतर बनाया जाए, लोगों का शऊर कुछ पैदा किया जाए, लोगों में वो खुद भी दूर रहने की कोशिश करें, तो आपके जहन में कुछ इस तरह की बात हो? शऊर क्या पैदा होगा, ये असल में बात ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना कोई लेता ही नहीं है, और जो अथॉरिटीज़ हैं जो इनको ये काम करना चाहिए, वो तो मैं समझता हूँ कि अनकंसर्न होती हैं इन चीज़ों में। जी हो गया जी, बस वो इत्फाक था, बस वो अल्लाह की मर्जी थी। ठीक, अल्लाह की मर्जी तो होती है, लेकिन कुछ हादसा ऐसे भी है ना जो कि प्रिवेंट किए जा सकते हैं। भाई ठीक है, और उसके ऊपर कोई मेयर होनी चाहिए। मेयर तो कोई भी नहीं है, अगर मेयर लिए जाए फिर कोई हादसा हो जाए तो चलिए आप कह सकते हैं कि ये जो है ना वो कुदरती एक आफत थी, आ जाती है कुदरती आफतें। लेकिन ये कि जब मेयर ही न लिए जाए, मेयर लेने चाहिए। ये देखिए ना, एक तो अब मैं इस पर स्पेसिफिक कहूँ कि भाई ये किसकी जिम्मेवारी है, तो जिम्मेवारी तो जो अथॉरिटीज होती है उनकी होती है। इन जनरल अगर आप लेंगे, गवर्नमेंट की है ये जिम्मेवारी कि भाई वो देखे कि विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल for this type of to check such accidents। तो वो तो फिर आपको पता है कि कौन है। हम तो वहाँ देखते यही आए कि ज़रा भी किसी गाड़ी को कोई स्क्रैच भी होता था ना, तो वो बोलते थे भाई पहले स्क्रैच ठीक करा के आओ, फिर हम आपको पास करेंगे। हमने ये भी देखा है जो दूसरे मुल्कों में होता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे जनाजे फिर रहे होते हैं कि आप
अंदाजा नहीं कर सकते वो चल कैसे रही गाड़ियाँ वो। सही। चलो आप छोटे गाड़ियों को आप छोड़ दें, उन तो इससे इतने बड़े एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इनकी तो लाजम जो है ना वो फिटनेस होनी चाहिए, हर सूरत से होनी चाहिए। अब वो किसको करनी है, कौन है, क्यों कैसे छोड़ देते हैं यानी सड़कों पे ऐसी गाड़ियों को जो कि यानी जाके लोगों को तबाह करेंगे। हाँ, और ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक एक्सीडेंट हो गया, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप देखें सड़कों पे कितनी यानी ह्यूज किस्म की गाड़ियां ऐसे चल रही होती हैं जैसे पता नहीं इन लोगों की बादशाही है वहाँ पे। बास को तो रस्सियों से कंटेनर्स को बांधा होता है, आप अंदाजा लगाइए। हाँ। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि ये जो कंटेनर रखे जाते हैं ना वो ऐसी बॉडी जो बेसिक जिस पर रखी जाती हैं वो खुद इतनी यानी वीक होती हैं, लेकिन ना इसको इतने ह्यूज कंटेनर के लिए नीचे बेस जो है ना वो भी तो बड़ा बहुत मजबूत होनी चाहिए। अच्छा, इस हादसे में जो हुआ है ना वही मैं बता रहा हूँ कि वो जो बॉडी थी वो बहुत ही एक कमजोर सी बॉडी थी जिसके ऊपर इस तरह बड़ा कंटेनर रखा गया, इस वजह से वो कम्प्लीटली वो डिसबैलेंस होकर गिरी उनके ऊपर। बेगम साहब, आमतौर पर ये होता है कोई वाकया होता है जिस तरह आपसे उनसे पहले भी जिक्र हो रहा था कि उसका जिम्मेदार ड्राइवर को करार दे दिया जाता है, तो आपके ख्याल से जो आपकी बेटी के साथ ड्राइवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर की? नहीं, सोल तो नहीं, लेकिन ड्राइवर भी रिस्पॉन्सिबल है। सही। वो भी लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, और इस तरह नहीं इतनी बड़ी ट्रक और कंटेनर चला रहे हैं। सही। तो कुछ उनको नशे में हैं, कुछ सोए हुए हैं, 2-2 4-4 गाड़ियाँ चला रहे हैं। सही। लेकिन फिर भी बेसिक जो है ना, एक तो मालिक जो होते हैं या जो एसोसिएशन इन लोगों की ट्रक एसोसिएशन वो है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम जो है जब तक देखिए ना, मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी अहम है ये, नफसियाती मालिक के गाड़ी का जो होगा वो तो कैसे करके मैं चलाऊं गाड़ी, कुछ भी करूं, ठीक है जी, ताकि मेरी इनकम रहे, ये तो नफसियाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके ऊपर कंट्रोल ये होना चाहिए कि कौन सी जो है वो गाड़ी जो है आप किस कंडीशन में वो होनी चाहिए, वो तो फिर अथॉरिटीज की बात है ना, उसको रोके। वो तो चाहेगा मालिक के मैं तो गधे गाड़ी पे भी ला जाए कि इसको जो है मैक्सिमम जितना कमा सकता हूँ वो तो ये करेगा, वो यही करेगा। और ये इस कंडीशन में हुआ कि इस पे तो कोई चेक है नहीं कि कैसी गाड़ी है, क्या बस चल रही है। तो ये चेक करने वाली तो अथॉरिटीज होंगी ना, जो बोले भाई नहीं ये गाड़ी सही नहीं है, तुम इसको नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये एक्चुअली दैट इज द बेसिक थिंग। फाइनली अर्ज़ मोहम्मद साहब और डॉक्टर साहबा, आप दोनों बताइएगा कोई मैसेज देना चाहें लोगों के लिए, इस तरह के जो लोग हैं, आपके साथ और भी लोग शामिल हैं जो आपकी की तरह मुतासरा खानदान है, उनके हवाले से उन बच्चों के लिए कोई पैगाम तो इस तरह जो हमारे व्यूअर्स के जरिए उन तक पहुंच सके। जी बेगम साहब। बस ये होना चाहिए कि गाड़ी के ऊपर भी प्रॉपर चेक हो, ड्राइवर्स के ऊपर भी हो, ये ना कि इतना नाकाबिले तलाफी जो लॉस होता है वो तो उस वक्त वो तो करके ख़त्म हो गए, उनका तो कुछ उसके साथ कोई रोल नहीं रहा, ठीक है। लेकिन जिसके साथ ही होता है वो तो सारी उम्र के लिए ख़त्म हो जाता है, सारी उम्र उसकी ख़त्म हो गई, जिंदगी उसकी ख़त्म हो गई। जी आज़म, बस मैं समझता हूँ कि हमारी अथॉरिटीज़ को बहुत ही केयरफुल होना है इसमें, और ऐसी गाड़ियों को एकदम से बंद ही कर देना चाहिए जो कि इस टाइप की जिनमें कोई वो नहीं है कि शिक्कत ही नहीं है कि वो इतने बोझ उठा सकते हो, ठीक है जी। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, दिस इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है। और इसमें लोग थोड़े से पैसे लेके, रिश्वतें लेके, और इनको हो सकता है कि वो अथॉरिटीज़ भी हों लेकिन रिश्वत लेके उनको अलाउ कर देती हैं। तो एक्चुअली बेसिक रिस्पॉन्सिबल उन लोगों की है जो कि ऐसे यानी अलाउ कर देते हैं ऐसी गाड़ियों को रोडों पे चलने के लिए। नहीं तो कोई मुश्किल नहीं है किसी गाड़ी को देख लेना कि जी इसमें बहुत आसानी से चेक किया जाए, बिल्कुल यानी एक देखने से ही पता चलता है कि क्या नहीं है। हाँ, कोई मुश्किल थोड़ी है, सिर्फ आप देखें गाड़ी को देख के अंदाजा कर सकते हैं कि भाई ये इज वर्थ गोइंग टू द रोड और नॉट, वेदर कैन कॉज एक्सीडेंट और नॉट। कौन सी मुश्किल बात है ये, बहुत आसानी से। हाँ, तो इसमें अगर सबको रोक दिया जाए कि भाई नहीं चलाएंगे, तुम लोग नहीं चला सकते इसको, बस खत्म। तो दिस इज द वे। और जो मर जाता है या उसकी फैमिली तबाह हो जाती है, उसका तो कोई भी कंपेंसेशन नहीं हो सकता, किसी भी अंदाज से नहीं हो सकता, कोई नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये जब इन्होंने जब केस हुआ इनके ऊपर हमने किया, तो फिर बाद में मैंने देखा कि वो लोग रोते हुए हैं, जी हमारे तो गाड़ी उन्होंने इम्पाउंड कर ली है, अब आप हमें छुड़वाएं ये वो। तो मैंने कहा अभी ये इनका क्या कसूर है, ये तो ऐसे चलाएंगे गाड़ियां जब तक कि इनको कोई रोकेगा नहीं। बिल्कुल। मैंने तो केस भी ड्रॉप कर दिया, मैंने कहा ये बोले हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें गाड़ी चलने दो। तो मैंने तो आदमी अपना गम भूल के उनकी दिलजोई में लग गया। हाँ, मैंने कहा जी छोड़ो, हमें छोड़ दो बस, ठीक है। हमने फिर उनको माफ़ कर दिया,
केस भी नहीं किया। तो ये इससे क्या होता है, यानी अल्टीमेटली यानी तो ऐसे नहीं होता ना जी। वो तो ये है कि दे अथॉरिटीज शुड बी, अच्छा मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि हमने ज़रूर केस करना चाहिए जो कि कंसर्न अथॉरिटीज हैं, करना चाहिए। मैं बात करूँगा दोस्तों से, ताकि ये जब तक केस नहीं होगा ना, जब तक ये चीज़ कोर्ट में नहीं जाएगी अथॉरिटी के खिलाफ, जब तक तो इसका कोई भी हल मुझे नहीं नजर आता। हम कुछ भी कर डालें। ठीक, हाँ बिल्कुल। थैंक यू अर्ज मोहम्मद साहब, डॉक्टर मेहरुन्निसा साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वेलकम सर।